अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज एक नई लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। लेकिन आज ये लेक्चर 9th वालों के लिए नहीं बल्कि 10th वालों के लिए है। आज संडे था, सोचा वैसे फजूल बैठेंगे तो इससे बेहतर है कि 10th वालों के लिए एक लेक्चर बना दें। 10th वालों का जो फिज़िक्स का बुक है उसमें जो पहला सबक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव के बारे में है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अब ये थोड़ा सा लेंथी आप कहते हो या मुश्किल कहते हो, इस तरह का है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट को समझेंगे तो फिर आपके लिए आसान रहेगा। और मैंने इसको इस तरीके से लेक्चर बनाया है कि जो बोर्ड में एक बड़ा सवाल इसका आता है वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको खुद नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखते हैं यहाँ पे पहले हम सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। अगर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना है तो इससे पहले हमने मोशन को थोड़ा सा उसके टाइप्स को हमने समझना है। मोशन हमारे पास हमने इनको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक को पीरियाडिक मोशन कहा जाता है, दूसरे को नॉन पीरियाडिक मोशन कहा जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे कि जब मोशन पीरियाडिक हो तो वो किस तरह का मोशन होता है, जब मोशन नॉन पीरियाडिक हो तो वो किस तरह का मोशन होता है। देखो, पीरियाडिक कौन सा मोशन होता है? जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा मोशन करे कि उसका मोशन क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करे कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो रिपीट हो जाए, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियाडिक मोशन कहते हैं। जिसकी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है। यहाँ पे आपको सन दिखाया है और सन के इर्द गिर्द जो हमारी अर्थ है वो घूम रही है। अब ये अर्थ जो है ये यहाँ से अपनी मोशन को स्टार्ट कर देता है, ऐसे जाते 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 वापस उस जगह पे आती है जिस जगह से उसने मोशन स्टार्ट की थी। ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट वापस अपने जगह पे आ जाता है, वापस अपना मोशन रिपीट कर देता है, ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। जबकि इसका बरअक्स, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट ना करे, ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन पीरियाडिक मोशन। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको फुटबॉल दिखाया है। इसको एक आदमी किक मार रहा है। जब ये आदमी इसको किक मारेगा तो ये फुटबॉल ऐसे जाएगा, वापस फिर फुटबॉल इसी पोजीशन के ऊपर नहीं आएगा। यानी जिस पोजीशन से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया, ये वापस इस जगह पे नहीं आएगा। तो किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन जिसमें वो अपना मोशन रिपीट ना करे, वापस अपने जिस पॉइंट से उसने मोशन स्टार्ट किया था वापस उस पॉइंट पे ना आ जाए, ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन पीरियाडिक मोशन। सही है। तो ये हो गया हमारा पीरियाडिक नॉन पीरियाडिक मोशन। अब हम आते हैं पीरियाडिक मोशन को आगे हम ले जाते हैं कि पीरियाडिक मोशन को हमने कितने ब्रांचों में, उसको कितने टाइप्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। अब देखो, पीरियाडिक मोशन तो हमारे पास वो मोशन था जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन रिपीट कर रहा था। अब ये पीरियाडिक फिर दो टाइप्स के मोशन के अंदर डिवाइड हुआ है। ये जो पीरियाडिक मोशन है ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो रहा है। एक को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, यानी ऑसिलेटरी पीरियाडिक मोशन, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन ऑसिलेटरी पीरियाडिक मोशन। है तो दोनों पीरियाडिक मोशन, लेकिन एक को ऑसिलेटरी कहा जाता है, दूसरे को नॉन ऑसिलेटरी कहा जाता है। अब ऑसिलेटरी कैसा मोशन है, कैसा पीरियाडिक मोशन है? वो पीरियाडिक मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपना मोशन तो रिपीट कर रहा है,
लेकिन रिपीटेशन के साथ साथ वो एक मीन पोजीशन के ऊपर अपना मोशन रिपीट करे। मतलब ऑब्जेक्ट का जो मेन पोजीशन होता है, यानी जिस पॉइंट के ऊपर उसका पहले नेट फोर्स जीरो था, फिर जब उसने मोशन स्टार्ट किया वो हर बार अपना मोशन एक मीन पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन के ऊपर रिपीट कर रहा हो, ऐसे मोशन को फिर हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक प्याला दिखाया है, उस प्याले के अंदर मैंने एक बाल रखा हुआ है, आप इसको आयरन बाल कहते हो, जो भी कहते हो। अब देखो, पहले ये आयरन बाल क्या क्या इधर रेस्ट में है क्या नहीं है? मतलब ये रेस्ट में है, ये मोशन में नहीं है। अब जब ये रेस्ट में है तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है। तो मतलब अगर सिंपल लफ्जों में हम पहले इस मतलब ये जो प्याला है, इस प्याले में जो ये ऑब्जेक्ट, जो ये बाल हमने रखा है आयरन बाल, ये पहले रेस्ट में था। रेस्ट मतलब अपने मीन पोजीशन पे था। मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जहां पे उसका नेट फोर्स जीरो होता है। अब पहले ये इस पॉइंट के ऊपर था, यानी अपनी मीन पोजीशन पर था, इसका नेट फोर्स जीरो था। जब हमने इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ पे लाया, तो ये वापस जब हमने यहाँ पे लाया, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। जब हमने इस बाल को इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लाया और इसको छोड़ा, तो ये बाल ऐसे आएगा, ये अपने मीन पोजीशन पे नहीं ठहरेगा, बल्कि ऐसे जाते जाते इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, फिर वापस इस एक्सट्रीम पोजीशन से आएगा, यहाँ पे नहीं रुकेगा, इधर आएगा, ऐसे ऐसे जाते जाते, ऐसे आते, ऐसे जाते, ऐसे आते, ऐसे जाते, ये अपना मोशन कंटिन्यू रखेगा। तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया क्या नहीं? कि ये बार बार, देखो ये बार बार अपना मोशन रिपीट कर रहा है। यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां तक आया, फिर वापस यहाँ पे आया, यानी वापस ये अपने मोशन बार बार रिपीट कर रहा है। तो पीरियोडिक हुआ, लेकिन अपने मीन पोजीशन के ऊपर रिपीट कर रहा है। अपने मीन पोजीशन के ऊपर ये क्या कर रिपीट कर रहा है। तो ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन के ऊपर क्या कर रहा हो? मोशन रिपीट कर रहा हो, हम ऐसे पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जबकि इसके बरक्स हमारे पास एक होता है नन ऑसिलेटरी मोशन। अब नन ऑसिलेटरी मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन में तो हो, लेकिन वो मीन पोजीशन के ऊपर अपना पीरियोडिक मोशन नहीं कर रहा हो, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? नन ऑसिलेटरी मोशन। अब वापस वो सन और अर्थ वाली एग्जांपल को उठाते हैं। देखो, अर्थ ने यहां से क्या कर दिया? मोशन स्टार्ट कर दिया। अब ये अर्थ का क्या है? ये मीन पोजीशन नहीं है। मतलब मीन पोजीशन अर्थ का क्यों नहीं? क्योंकि अर्थ तो इस जगह पे तो पहले रुकी हुई नहीं थी। मीन पोजीशन तो वो होता है ऑब्जेक्ट का जहां पे उसका जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है। अब ये यहां से अर्थ का कोई मीन पोजीशन मालूम नहीं, तो ये सिर्फ क्या कर रहा है? पीरियोडिक मोशन कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के ऊपर मोशन ना कर रहा हो, सिर्फ पीरियोडिक मोशन कर रहा हो, ऐसे मोशन को फिर हम क्या कहते हैं? नन ऑसिलेटरी मोशन। देखो यहाँ पे जो प्याले में जो बाल था, ये क्या हो रहा था? पीरियोडिक मोशन तो कर रहा था, लेकिन ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर कर रहा था। यानी पहले जिस पोजीशन के ऊपर ये इसका नेट फोर्स जीरो था, ये उस पोजीशन के ऊपर पीरियोडिक मोशन कर रहा था, तो इसलिए इसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। लेकिन तो इसलिए इसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। लेकिन जबकि हमारे पास अर्थ का जो सन के अराउंड जो मोशन है वो तो पीरियोडिक तो है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, मोशन है तो पीरियोडिक। लेकिन अर्थ का कोई मीन पोजीशन नहीं है यहाँ पे कि वो क्या हम ये कहे कि इसका ये जो है मीन पोजीशन के ऊपर मोशन हो रहा है। तो ये इसका मीन पोजीशन के ऊपर मोशन नहीं हो रहा, तो इसलिए ये नन ऑसिलेटरी मोशन है। तो जब सिंपल वर्ड्स में जब पीरियोडिक मोशन मीन पोजीशन के ऊपर हो रहा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी। और जब पीरियोडिक मोशन बगैर मीन पोजीशन के ऊपर हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? नन ऑसिलेटरी मोशन।
इसमें आप जो ऑसिलेटरी मोशन है, स्विंग, झूला जिसे कहते हैं, झूले का भी क्या है हमारे पास, वो ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि झूले का मोशन भी पीरियाडिक है। फिर वो झूला जो है वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आगे पीछे जाके ऑसिलेट करता है। तो ये क्या हो गया, हमारा झूले का जो मोशन है वो भी क्या हो गया, ऑसिलेटरी हो गया। इसी तरह जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो भी क्या है, इसी तरह है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आता है। अब ये तो हो गया पीरियाडिक मोशन के टाइप्स। अब हम ऑसिलेटरी मोशन को, जो कि पीरियाडिक भी हो और मीन पोजीशन के ऊपर भी हो, इसको हमने दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। इसी से हम क्या समझेंगे, इसी से अभी हम समझने वाले एसएचएम को, जो कि हमारा टॉपिक भी है। अगर हमें यहाँ से ये समझ आ जाए तो फिर इंशाल्लाह हमें एसएचएम में कोई मुश्किल नहीं रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे ऑसिलेटरी जो है, यानी ऐसा मोशन जो कि पीरियाडिक भी हो और मीन पोजीशन के ऊपर भी हो, तो वो ऑसिलेटरी मोशन था। अब ये ऑसिलेटरी के अंदर एक एसएचएम आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक नॉट एसएचएम, यानी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो। अब हमारा काम किसके साथ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है, देखो जब ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता था, जब एक ऑब्जेक्ट पीरियाडिक मोशन में हो और वो मीन पोजीशन के ऊपर क्या कर रहा हो, वो पीरियाडिक मोशन कर रहा हो, तब वो हमारे पास ऑसिलेटरी कहलाता। अब देखो यहाँ पे एक मास है, उसको हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग का जो एक एंड है वो क्या है, वो रिजिड है, वो जुड़ा हुआ है एक ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे, लेकिन इसका जो दूसरा सिरा है वो एक मास के साथ अटैच है। अब आपने पहले ये समझना है कि जो हम ये जो स्प्रिंग मास वाला जो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं एसएचएम में, ये पहले आपने ये बात ज़हन में रखना है कि ये जो स्प्रिंग है इसको हम मासलेस समझते हैं, सही है, इसको हम मासलेस, हम ये समझते हैं कि इसका कोई मास नहीं है, तो ये मासलेस है, सही, ये हमने ये इसको एज्यूम किया हुआ है इसी तरह। अब देखो यहाँ पे ये मास हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, तो ये इसका मीन पोजीशन है। देखो इसको ओ से रिप्रेजेंट किया, ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है। जब ये मास मीन पोजीशन के ऊपर है और इधर इस पॉइंट को हमने ए पॉइंट नाम दिया है, सही है। अब देखो ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर है, अगर हम इसके ऊपर क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, तो ये अगर हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो ये मास यहां से स्प्रिंग क्या हो जाएगा, यहां से स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा और ये मास यहां से यहाँ पे आएगा। जैसे कि दूसरे यहाँ पे इस फिगर में मैंने दिखाया है, देखो यहाँ पे इस मास के ऊपर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये मास यहाँ पे पहुंचा, ये स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, ये मास यहाँ पे पहुंच गया। अब जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो जब हम स्प्रिंग के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये पहले ये ऑब्जेक्ट इस ओ पोजीशन के ऊपर था, तो जब हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आते हुए इसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, ए पॉइंट, ये ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक आया, कैसे आया, इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और जब ये इस पॉइंट के ऊपर आया, अब यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट करता है जिसे रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग लगाता है, जब हम स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के नतीजे में जब कोई मास जो स्प्रिंग के साथ अटैच वो कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक और फोर्स स्टोर हो जाता है जिस उस मास के अंदर, जिस उस मास के ऊपर वो फोर्स एक्ट करता है। ये स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी है, ये स्प्रिंग के अंदर ये फोर्स होता है, हर इलास्टिक चीज के अंदर होता है, स्प्रिंग भी एक इलास्टिक चीज। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर, वो रिस्टोरिंग जो फोर्स है वो इस अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में। देखो ये जो अप्लाइड फोर्स था वो तो हमने इस डायरेक्शन में लगाया
और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स अभी लग रहा है ये इस अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में बराबर नहीं। देखो एक्सटर्नल फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स अभी स्प्रिंग लगा रहा है वो तो इसी अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड की तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। अप्लाइड फोर्स इस तरफ था, अब जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो इस जानिब लग रहा है, सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया मास इधर आया, अब रिस्टोरिंग फोर्स जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या करेगा, इस मास को इस तरफ खींचेगा, इस तरफ एक्सेलरेशन पैदा करेगा। उस एक्सेलरेशन की वजह से, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मास इस तरफ हरकत करेगा, इस तरफ मोशन करेगा। तो देखो जब यहां से रिस्टोरिंग फोर्स लग जाएगा, यानी जब हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो यहां से रिस्टोरिंग फोर्स लग जाएगा, तो एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगा तो वेलोसिटी भी इस तरफ इंक्रीज कर जाएगा। देखो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जीरो थी, वेलोसिटी जीरो था, तो अब ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, तो ये जो मास है ये इस तरफ आ जाएगा, ये मास इस तरफ आता जाएगा। जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से, वैसे एक्सेलरेशन यहाँ से कम होते होते एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से फिर आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इनर्शिया। तो यहाँ पे अभी बॉडी के अंदर, इस मास के अंदर इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से ये अपनी मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, ये इधर आएगा। इधर जब आएगा तो ये वापस इसका जो इसका एक्सेलरेशन जो है, देखो एक्सेलरेशन इस तरफ है, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ। जब ये इधर आ जाएगा एक्सेलरेशन अभी भी किसकी तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा, तो जिसकी वजह से वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम थी, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए वेलोसिटी यहाँ पे फिर जीरो हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाएगा, उस डिस्प्लेसमेंट के नतीजे पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होगा, यहाँ से फिर एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ से फिर वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगी, यहाँ पे फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे फिर मैक्सिमम, यहाँ पे फिर कम। ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का ये एक मोशन पैदा हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियाडिक मोशन। तो यहाँ पे ये यहाँ से आया, इस पॉइंट पे वापस यहाँ पे आया, तो ये क्या हो गया, पीरियाडिक मोशन हो गया, और ये अपनी इस मीन पोजीशन के ऊपर होएगा। देखो ये यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मीन पोजीशन पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच क्या हो रहा है, एक हमारे पास पीरियाडिक मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक पीरियाडिक मोशन हो रहा है। तो इस पीरियाडिक मोशन को हम एक पीरियाडिक मोशन हो रहा है, अब इसको हम एसएचएम कहते हैं। एसएचएम क्यों कहते हैं, क्योंकि एसएचएम उस पीरियाडिक मोशन को कहा जाता है। देखो इस बात को आप लोगों ने गौर से समझना है। ये तो आप यहाँ पे तो हमने सिर्फ पीरियाडिक मोशन डिस्कस किया कि ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से आया, वापस ये आया, वापस मीन पोजीशन, तो एक पीरियाडिक मोशन हो गया। अब ये पीरियाडिक मोशन एसएचएम क्यों कहलाया जाता है, ये पीरियाडिक मोशन एसएचएम इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो इस मास के अंदर जो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो था, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। वो एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गया, उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स किस वजह से पैदा हो गया, वो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से पैदा हो गया। तो मतलब डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा हो गया वो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से पैदा हो गया। तो अब ये ऐसा हमारे पास ये एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है, या आप इसको कह सकते हो कि ये हमारे पास एक ऐसा पीरियाडिक मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो किसके साथ इंक्रीज कर जाता है, वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्रीज कर जाता है। तो हमारे पास ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो एक तो उस डिस्प्लेसमेंट के उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड हो, यानी उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, यानी उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है
वो किसके साथ ज्यादा होता है, वो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट के साथ। एक ये प्रॉपर्टी एसएचएम के अंदर होती, दूसरी ये प्रॉपर्टी होती। देखो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ था, और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो जो मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है, जब कोई ऐसा मोशन हो जिसमें एक तो वो मोशन क्या हो, ऑसिलेटरी हो यानी पीरियाडिक हो, फिर दूसरी कंडीशन उसमें उस मोशन में ये हो कि वो जो उस मोशन में जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर पैदा होता है, वो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तब हम ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को या हम ऐसे पीरियाडिक मोशन को क्या कहते हैं, एसएचएम कहते हैं। सही है। ये हमारे पास देखो, एक पहले तो हमने इसको ये समझा कि ये सिंपल एक पीरियाडिक मोशन है, लेकिन फिर हमने इसको एसएचएम का नाम क्यों दिया। एसएचएम का नाम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम हमने इस पीरियाडिक मोशन को क्यों दिया। हमने एसएचएम का नाम इसको इसलिए दिया क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ वो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से पैदा हुआ। जब ऐसा मोशन हो जिसमें ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ ताल्लुक रखता हो, यानी उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्रीज हो जाता हो, ऐसे मोशन को फिर हम क्या कहते हैं, एसएचएम कहते हैं। सही है। तो ये हमारा एसएचएम कहलाता है। हर ऑसिलेटरी मोशन हमारा एसएचएम नहीं कहलाता, वो ऑसिलेटरी मोशन या वो पीरियाडिक मोशन हमारा एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के साथ। और वो डिस्प्लेसमेंट याद रखना, वो हमेशा मीन पोजीशन से होना चाहिए। वो डिस्प्लेसमेंट यानी वो जो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से होगा, उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गए होंगे। जो हमने मोशन पढ़ा, फिर मोशन में हमने पीरियाडिक नॉन पीरियाडिक पढ़ा, और उसके साथ साथ फिर हमने पीरियाडिक को दो टाइप्स में डिवाइड किया, ऑसिलेटरी नॉन ऑसिलेटरी। फिर हमने ऑसिलेटरी को एक एसएचएम होता है और एक नॉट एसएचएम, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, एक नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसको हमने क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। अच्छा व्यूवर्स, तो यहाँ तक हमने एसएचएम के साथ जो रिलेटेड कंसेप्ट है उनको हमने समझा। अब हम क्या करेंगे, इस एसएचएम को सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफाइन करेंगे, और जो इसके मतलब जो एग्जाम के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो हम एसएचएम और इसका जो मास अटैच टू स्प्रिंग के साथ जो इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसको हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। और साथ में जो एसएचएम के साथ जो टर्म्स रिलेटेड होते हैं उनको भी हम वन बाय वन यहाँ पे समझेंगे और डिस्कस करेंगे। शायद मैं इस वीडियो को एसएचएम का पार्ट 1 बना दूं, और जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बयान कर दूं, और उस वीडियो को मैं पार्ट 2 का नाम दूं। तो आप लोगों ने इन दोनों को यहाँ पे मतलब पहले वीडियो से आप ये समझ सकते हो कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप इसके डेफिनेशन और इसके साथ जो एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो सवाल आता है उसको आप वह दूसरे वीडियो से पार्ट 2 से फिर आप समझ सकेंगे।